विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला रूस के लिए जानमाल के भारी नुकसान के साथ आ रहा है। और वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहा जाता था मांस पीसने वाली रणनीतियां। अब यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर मारे गए पहचाने गए रूसी लड़ाकों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई है। मॉस्को यूक्रेन की सेनाओं को थकाने के लिए मांस की चक्की रणनीति जारी रखता है। चूंकि हमारी गिनती में केवल सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की गई मौतें शामिल हैं, इसलिए असली संख्या इससे कहीं अधिक है। रूसी सेनाओं को मोर्चे पर भारी क्षति हो रही है। सच कहूं तो मांस की चक्की कहना भी वहां की भयानक स्थिति नहीं दर्शाता। यूक्रेनी सैनिक अब कुछ निर्दयी रोमन युग की रणनीतियां अपना रहे हैं। ये तरीके इतने क्रूर हैं। इन्हें मूल रूप से घुड़सवार सेना के हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने इन्हें रूस की लगातार आती पैदल सेना की लहरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित कर लिया है, और इसके नतीजे बेहद विनाशकारी हैं। हर एक यूक्रेनी सैनिक के खोने पर लगभग 66 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। देखिए, महीनों से रूस ने यूक्रेन के मजबूत गढ़ लिमान पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जो एक रणनीतिक शहर है जिसे वे किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन हजारों सैनिकों, टैंकों और भारी मात्रा में तोप के गोले झोंकने के बावजूद वे कोई भी ठोस प्रगति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लिमान का मुख्य रास्ता जेरेब्रेट्स नदी से होकर जाता है। हालांकि वे कुछ महीने पहले सैनिक भेजने में सफल हुए थे, लेकिन वे वहीं फंस गए। वे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि यूक्रेनी तोपखाना लगातार उनकी पोजीशन पर हमला कर रहा था, जिससे वे वहीं दबे रहे। आखिरकार रूस की बढ़त यूक्रेन ने वापस ले ली। पूरी तरह हताश होकर रूसी कमांडरों ने जोखिम भरा कदम उठाया। लीमन पर सीधा हमला जारी रखने के बजाय उन्होंने अपना ध्यान और दक्षिण में एक छोटे से गांव टोर्स्क की ओर मोड़ लिया। अगर वे टोर्स्क पर कब्जा कर लेते तो उनके पास एक और रास्ता खुल जाता और वे आखिरकार लीमन के पीछे से घेराबंदी कर उसके रक्षकों को काट सकते थे। लेकिन रूसियों को यह एहसास नहीं था कि यूक्रेनियों ने ठीक इसी स्थिति की पहले से ही कल्पना कर ली थी। यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड इंतजार कर रही थी, बल्कि वे तो यही चाह रहे थे कि रूस यही कदम उठाए। महीनों तक इस ब्रिगेड ने सावधानी पूर्वक तैयारी कर घातक जाल बिछाए, जो रोमन युग की रणनीति, सटीकता, तोपखाने और आधुनिक ड्रोन युद्ध से प्रेरित थे। जब आखिरकार रूसी आ गए धावा बोलते हुए, तो युद्ध का मैदान तुरंत ही एक भयानक रक्तपात में बदल गया। हर बार जब यूक्रेन ने एक सैनिक खोया तो लगभग 66 रूसी मारे गए। यह 66-1 का किल रेशियो है, जो सीधे शब्दों में कहें तो बिल्कुल पागलपन है। आधुनिक युद्ध में ऐसे आंकड़े कभी नहीं होते, फिर भी हम यहाँ हैं। अगर यूक्रेनी रणनीतियां कठोर थीं, तो लिमेन और टोर्स्क के आसपास का इलाका भी एक डरावना सपना है। उत्तर में विशाल जलाशय और आर्द्र भूमियां हैं। इस तरह का भूभाग रूसी सैनिकों को फैलने या यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों के चारों ओर घेराबंदी करने से पूरी तरह रोक देता है। इसके बजाय उन्हें सीधे संकरे रास्तों में जाने के लिए मजबूर किया गया, जो एकदम सही चोक पॉइंट्स थे, ठीक वहीं जहां यूक्रेन उन्हें चाहता था। दक्षिण की ओर टोर्स्क के आसपास का इलाका घने और सघन जंगलों से ढका हुआ है। यूक्रेनियन इस जंगल का उपयोग छुपे हमले, स्नाइपर पोजीशन और फायरिंग पॉइंट्स छुपाने के लिए करते हैं। यूक्रेनियन इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने सड़कों के कुछ हिस्से खोद दिए और नए रास्ते बना दिए, ताकि रूसी सैनिक ठीक वहीं जाएं जहां वे उन्हें ले जाना चाहते थे। टोर्स्क के आसपास के इलाके को एक बार देखने पर ही कोई भी व्यक्ति जिसे युद्ध क्षेत्र की थोड़ी भी समझ हो देख सकता था कि यह एक मौत का जाल है। हर रणनीति आधुनिक युद्ध के नियम बदल रही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग देखें यूक्रेन कैसे कर रहा है और रूस क्यों नहीं रोक पा रहा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक इस कहानी को सुर्खियों और रूसी प्रचार से आगे ले जाता है। शायद रूसी कमांडर ने इसे देखा नहीं या परवाह नहीं की। आखिरकार रूसियों को जब लगा कि आम तरीका काम नहीं कर रहा, तब तक वे ज्यादातर भारी मशीनरी जला चुके थे, टैंक, बख्तरबंद वाहन, जो भी आप सोच सकते हैं, और तब तक हालात बदलना बहुत देर हो चुकी थी। रूसी कमांडर और ज्यादा हताश और लापरवाह हो गए, क्योंकि उनके टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके थे। उनकी नई रणनीति यह थी कि पैदल सैनिकों की लहरों को मोटरसाइकिलों और एटीवी पर आगे भेजा जाए, इस उम्मीद में कि सिर्फ रफ्तार और अफरा तफरी से वे यूक्रेनियनों के जवाब देने से पहले ही ट्यूब कर लेंगे। लेकिन सच में इससे हालात और खराब हुए और मारने का अनुपात बहुत बढ़ गया।
क्या आपको वे खतरनाक रोमन युग के जाल याद हैं जिनका मैंने जिक्र किया था? आइए एक पल के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये छोटे छोटे कांटे इतनी जबरदस्त असरदार क्यों हैं। इन्हें काल्ट्रॉप्स कहते हैं, जो 4 नुकीले कांटों वाला छोटा हथियार है। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि जब आप इन्हें जमीन पर फेंकते हैं तो ये जैसे भी गिरें, हमेशा एक कांटा सीधा ऊपर की ओर रहता है। यह डिजाइन बेहद साधारण है, इसलिए ही इतना घातक है। यूक्रेन की 63वीं ब्रिगेड ने इन खतरनाक कांटों को हजारों की संख्या में उन रास्तों पर बिखेरा जहां से रूसी सैनिकों को गुजरना पड़ता था। रोमन काल में सेनाएं कैल्ट्रॉप्स को युद्ध में बिखेरती थीं, जिससे घोड़ों को चोट लगती थी और घुड़सवार सेना रुक जाती थी। कांटे घोड़ों के खुरों में चुभते थे, जिससे सवार गिर जाते और तीरंदाजों व पैदल सैनिकों के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान होता था। तब भी यह क्रूर था और आज भी उतना ही क्रूर है। इससे भी बढ़कर यूक्रेनियनों ने सिर्फ रोमन रणनीति की नकल ही नहीं की, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके सड़कों और रास्तों पर सैकड़ों ऐसे कांटे बिल्कुल सटीक तरीके से गिराने की तरकीब निकाली। उसी वक्त जब रूसी यूनिट्स पहुंचने वाली थीं, आमतौर पर स्काउट्स या ड्रोन आगे का रास्ता साफ कर लैंडमाइन या खतरों की जांच करते हैं, लेकिन ये ड्रोन से गिराए गए कैलाट्रॉप्स ने उस रणनीति को पूरी तरह बेअसर कर दिया। एक सड़क एक पल में सुरक्षित दिखती है, लेकिन कुछ सेकंड में अदृश्य कांटों का बारूदी खेत बन सकती है। रूसियों के पास प्रतिक्रिया या बचने का समय नहीं था, क्योंकि वे उसे देख नहीं सकते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि कैल्ट्रॉप्स बेहद सस्ते और बनाना बहुत आसान है। युद्ध की शुरुआत में एक समय ऐसा आया जब स्थानीय लोहार, जो आमतौर पर स्मृति चिन्ह के रूप में मध्ययुगीन हथियारों की प्रतिकृतियां बनाते थे, उन्होंने कीलों को आपस में वेल्ड करके कैल्ट्रॉप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। पारंपरिक बारूदी सुरंगों के विपरीत कैल्ट्रॉप्स को विस्फोटकों की जरूरत नहीं होती और इन्हें ड्रोन या थर्मल कैमरों से देख पाना लगभग नामुमकिन है। रूसी सैनिकों को गड़बड़ी का एहसास होते ही उनकी गाड़ियों के टायर फट चुके थे, मोटरसाइकिलें पलट गई थीं और सैनिक यूक्रेनी मशीन गन व स्नाइपर की गोलियों के सामने बेपर्दा हो गए थे। लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो इन जालों में भेजे गए रूसी सैनिकों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। रूसी सेना में आदेश न मानने पर कमांडर यातना, कैद या फांसी दे देते हैं। ऐसी नेतृत्व शैली में आपके पास विकल्प बस यही रह जाते हैं कि या तो सामने से यूक्रेनियों की गोली खाओ या पीछे से अपने अधिकारियों की। अगर रूसी यूनिटें कभी जंगल या आगे की पोजीशन पर थोड़ी देर के लिए कब्जा भी कर लें, तो यूक्रेनी ड्रोन तुरंत देख लेते हैं और इससे पहले कि ये रूसी सैनिक सांस भी ले पाएं, ट्रेंचेस खोदना या रक्षा व्यवस्था बनाना तो दूर की बात है, उन पर ऊपर से उड़ते ड्रोन से सीधे ग्रेनेड गिरा दिए जाते हैं। साथ ही पास की छिपी यूक्रेनी पोजीशनों से मोर्टार और तोप के गोले भी बरसाए जाते हैं। रूसी इतने हताश हो गए कि उन्होंने खुद बनाए थर्मल क्लोक पहन लिए ताकि यूक्रेनी ड्रोन के थर्मल कैमरों से शरीर की गर्मी छुपा सकें। लेकिन समस्या ये थी कि ये क्लोक इतनी खराब बनी थी कि असर उल्टा हो गया। सैनिकों को छुपाने के बजाय ये क्लोक थर्मल इमेजरी में उन्हें और स्पष्ट दिखाने लगी। ऐसी निराशाजनक स्थिति में उस इलाके के और भी ज्यादा रूसी सैनिक ये फैसला कर रहे हैं कि अंधाधुंध मौत की ओर भागने से बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए। उन्हें पता है कि यूक्रेनी खाइयों तक जिंदा पहुंचना लगभग असंभव है। ऐसे में आत्मसमर्पण ही समझदारी है। लेकिन क्यों लिमान? आखिर 3 लंबे साल क्यों बिताए गए और अनगिनत सैनिकों की कुर्बानी क्यों दी गई, सिर्फ इस छोटे आम से दिखने वाले शहर को कब्जाने के लिए? असल में लिमान शहर रूस के पूरे पूर्वी अभियान का केंद्र बिंदु है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के किनारे लुहांस्क सीमा के पास स्थित लिमान डोनबास क्षेत्र की सड़कों और रेलवे का अहम केंद्र है। लिमान पर नियंत्रण से आपूर्ति, सैनिकों की आवाजाही और यूक्रेन के पूर्व में आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। जब रूस ने 2022 में अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो लिमान पर कब्जा करना तुरंत सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गया। शहर पर कब्जा बड़े रणनीतिक लक्ष्यों, खासकर डोनबास के अहम स्लोवियांस्क और क्रामाटोस्क शहरों तक पहुंच का रास्ता खोलता है। लिमान इस मुख्य नदी के किनारे है, इसलिए जो भी इसे नियंत्रित करता है वह नदी पार करने के रास्तों और रक्षात्मक व लॉजिस्टिक बढ़त पर भी नियंत्रण रखता है। रूसी सेनाओं ने मई 2022 में लिमान पर कब्जा किया, लेकिन यह जीत ज्यादा समय नहीं रही। सिर्फ कुछ महीनों बाद यूक्रेनी सेनाओं ने जवाबी हमला किया, रूसी गैरिसन को घेर लिया और 1 अक्टूबर 2022 तक शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया।
उस हार से रूस को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, खासकर इसलिए क्योंकि यह घटना ठीक उसी के कुछ दिन बाद हुई जब पुतिन ने डोनेट्स्क, जिसमें लिमान भी शामिल है, को रूसी क्षेत्र के रूप में जोड़ने की घोषणा की थी। तब से रूसी इसे फिर से हासिल करने के लिए जुनूनी हो गए हैं, अपनी हार की भरपाई करने और डोनाबास में फिर से प्रवेश का रास्ता खोलने के लिए बेताब हैं। इसी रणनीतिक महत्व के कारण यूक्रेनी सैनिक इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैल्ट्रॉप्स ही यूक्रेन का इतिहास से लिया गया एकमात्र पुराना तरीका नहीं है। यूक्रेनी सैनिकों ने इलाके में ट्रिप वायर ग्रेनेड और छुपी बारूदी सुरंगों जैसे बूबी ट्रैप्स बिछाए हैं। वही गुरिल्ला शैली की युद्ध रणनीतियां जो वियतनाम में थीं, असल में आज यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में जो कई तरह के तात्कालिक तरीके हम देख रहे हैं, वे दशकों या यहाँ तक कि सदियों पहले इस्तेमाल की गई तरकीबों की गूंज हैं। लेकिन अब इन्हें अपडेट किया गया है, निखारा गया है और आधुनिक तकनीक के साथ और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वियतकॉन गुरिल्ला अमेरिकी भारी हथियारों का सामना कर रहे थे। अमेरिका का सीधे सामना करने की बजाय उन्होंने चालाकी से बने कम तकनीक वाले जालों जैसे पंगी स्टिक्स पर भरोसा किया। ये तेज बांस के कांटे थे जिन्हें गड्ढों या रास्तों के किनारे छुपाया जाता था। और भी बुरा ये था कि वे अक्सर कांटों पर मिट्टी, जहर या गंदगी लगा देते थे, जिससे गंभीर संक्रमण होता था। ये दुर्भाग्यशाली अमेरिकी सैनिकों के पैरों या टांगों में चुभ जाते थे। जैसे आज यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कैल्ट्रॉप्स, वैसे ही पंगी स्टिक्स भी बेहद सस्ती थीं और इनमें किसी खास तकनीक की जरूरत नहीं थी। फिर भी ये सभी अमेरिकी युद्ध घावों के करीब 2% के लिए जिम्मेदार थीं, और जब इन्हें अन्य जाल और छुपे हुए विस्फोटकों के साथ मिलाया गया तो ये वियतनाम में कुल अमेरिकी हताहतों का लगभग 15% कारण बनी। मुख्य उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि दुश्मनों को घायल कर उनकी गति और मनोबल कम करना था। एक घायल सैनिक को बाहर ले जाने के लिए 2 से अधिक साथी लगते थे, जिससे एक चोट कई लड़ाकों को युद्ध से बाहर कर देती थी। जल्द ही अमेरिकी जीआई बहुत सतर्क हो गए कि वे साफ रास्तों से बाहर कदम न रखें, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन के नीचे कहीं न कहीं कांटे या छुपे हुए बारूदी सुरंगें हो सकती हैं जो फटने का इंतजार कर रही हैं। आज यूक्रेन के कैल्ट्रॉप्स का रूसी सैनिकों पर वही मनोवैज्ञानिक असर है। एक और अच्छा उदाहरण 1980 के दशक के सोवियत अफगान युद्ध से है। उस समय अफगान मुजाहिदीन लड़ाके अक्सर पुराने तरीके की गुरिल्ला युद्ध रणनीति पर निर्भर रहते थे, ताकि वे विशाल सोवियत सेना को थका सकें और उन्हें निराश कर सकें। खुले मैदान में खड़े होकर लड़ने के बजाय वे पहाड़ी दर्रों में घात लगाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज यूक्रेन के लोग जंगल वाले इलाकों में कर रहे हैं। मुजाहिदीन सोवियत आपूर्ति काफिलों पर हिट एंड रन हमलों में माहिर थे। उन्होंने साधारण लेकिन प्रभावी सड़क किनारे बम लगाए और आदिम टाइम डिले वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, जो बाद में आज के कुख्यात आईईडी में बदल गए। सोवियत एक पारंपरिक सेना के रूप में टैंकों और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे दुश्मन से निराशा हाथ लगी जो खुले में लड़ने से इनकार करता था और इसके बजाय इलाके और चालों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। एक दशक की लगातार निराशा और नुकसान के बाद सोवियत सेना हारकर लौट गई। यहाँ तक कि अजेय अनुशासन और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध रोमनों को भी कभी कभी अप्रत्याशित छापामार रणनीतियों का सामना करना पड़ा। 9 ईस्वी में जर्मनिक जनजातियों ने टोयटोबर्ग के घने जंगलों में रोमन सेना को फंसाकर घात लगाई और पूरी तरह नष्ट कर दिया। 53 ईसा पूर्व खराई की लड़ाई में पार्थियन घुड़सवार तीरंदाजों ने हिट एंड रन और झूठे पीछे हटने की रणनीति से रोमन पैदल सेना को भ्रमित कर भारी नुकसान पहुंचाया। तो हाँ, अधिक संख्या या बेहतर तकनीक होना हमेशा जीत की गारंटी नहीं देता, खासकर जब आपका दुश्मन ज्यादा समझदारी से, रचनात्मक तरीके से और इलाके का पूरा फायदा उठाकर लड़ता है। यह ऐसी बात है जो रूस अब तक नहीं सीख पाया है, जबकि उसके पास ठीक ऐसे ही संघर्षों का दशकों का अनुभव है। यूक्रेन कई असामान्य रणनीतियां अपना रहा है, जैसे धोखा देना और नकली चीजों का इस्तेमाल, इतनी चालाकी और असरदार ढंग से कि प्राचीन रणनीतिकार सुनतजू भी हैरान हो जाते। उदाहरण के लिए यूक्रेनी सेनाओं ने अमेरिकी सप्लाई किए गए हाई मार्स रॉकेट लॉन्चरों जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की बेहद असली दिखने वाली लकड़ी की नकली प्रतिकृतियां बनाई और उन्हें जानबूझकर ऐसी जगहों पर रखा जहां रूसी ड्रोन आसानी से उन्हें देख सकें। जैसा कि उम्मीद थी, रूसी सेनाओं ने इन नकली लकड़ी के लॉन्चरों को नष्ट करने में महंगी कैलिबर क्रूज मिसाइलें बर्बाद कर दी।
रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 10 रूसी क्रूज मिसाइलें इन नकली लक्ष्यों पर बर्बाद हो गईं। और जब यूक्रेन ने इसे काम करते देखा तो उसने रूसियों को लगातार बेवकूफ बनाने के लिए और भी अधिक नकली लॉन्चरों का उत्पादन तुरंत बढ़ा दिया। अगर यूक्रेन की सेनाओं की एक सबसे बड़ी खासियत है तो वह है जो चीज काम करती है उसके अनुसार तुरंत खुद को ढाल लेना। जब कोई चीज असरदार होती है जैसे सुसाइड ड्रोन या नकली लॉन्चर, तो वे उसी पर जोर देकर उत्पादन और तैनाती बढ़ा देते हैं। और अगर कोई चीज नतीजे नहीं देती तो वे बिना वक्त गंवाए किसी और चीज पर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रूसी सेना बार बार उसी रणनीति पर लौटती है जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तोपखाने से किसी इलाके को लगातार तबाह करना, फिर पैदल सैनिकों की लहर दर लहर भेजना ताकि वे सीधे उस इलाके में घुस जाएं। जब वह असफल होते हैं तो नवाचार का अर्थ उनकी रणनीति पर फिर से विचार करना नहीं होता। इसके बजाय बस इन सैनिकों को तेजी से आगे बढ़ाना ही उनका तरीका है। इसीलिए मोटरसाइकिलें, एटीवीज या और लोगों को भी इसमें शामिल कर देना। आमतौर पर आप रूस जैसी महाशक्ति की सेना से दबाव में रचनात्मकता या अनुकूलता की उम्मीद करते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का रवैया हमेशा अनुमानित रहा है, पूरी तरह से नियमों के मुताबिक, और सच कहूं तो इतिहास की किताब के मुताबिक भी, वो भी सबसे बुरे तरीकों से। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां, उद्योग, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बदलाव को लेकर चिंतित हैं तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी नियोक्ताओं के निर्णयों में एआई के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग चिंतित हैं कि एआई से उनकी नौकरी जा सकती है। यहां तक कि विशेषज्ञ भी इससे सहमत हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह लेंगी। इसका मतलब है कि अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए हमने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है बताता है। और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी कैसे तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोडर बनने या अगला चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बनाने के बारे में नहीं है। ये समझने की बात है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रहा है, असली फायदा कहाँ है और आम लोग अभी इसका इस्तेमाल करके कैसे सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या विकल्प हैं, तो वो वीडियो यहाँ YouTube पर देखें। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। आखिर रूस को हालात के अनुसार तुरंत बदलाव में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? असल में ये सब सैन्य संस्कृति पर निर्भर है। रूसी सेना अपने ऊपर से नीचे तक चलने वाले कमांड ढांचे के लिए जानी जाती है। पश्चिमी सेनाओं में सार्जेंट और कनिष्ठ अधिकारियों को खुद सोचने और हालात के अनुसार ढलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि रूसी इकाइयों को छोटे बदलावों के लिए भी उच्च अधिकारियों से मंजूरी लेनी होती है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, मान लीजिए आप एक रूसी सैनिक हैं और आपका काफिला अचानक सड़क पर बिखरे हुए हजारों छोटे अदृश्य कांटों में फंस जाता है, आपकी पहली प्रवृत्ति पीछे हटने या सुरक्षित रास्ता खोजने की होगी या आगे बढ़ने से पहले स्काउट्स भेजने की बात। आप कुछ भी करेंगे खुद को बचाने के लिए, लेकिन रूसी सेना में ये विकल्प नहीं होता। इसके बजाय आप फंस जाते हैं और किसी ऊपर वाले के नए आदेश देने का इंतजार करते हैं। आदेश आने तक आपकी यूनिट को काफी नुकसान हो चुका होता है। एक और बड़ी समस्या यह है कि रूसी सैन्य सोच चालाकी के बजाय केवल संख्या और ताकत को अधिक महत्व देती है। 1912 तक भी रूसी इंपीरियल आर्मी के जनरल स्टाफ ने सिर्फ 2 युद्ध कौशल सिखाए थे, आगे बढ़ना और पीछे हटना। वे अक्सर भारी संख्या में सैनिकों को मोटी कतारों में इकट्ठा कर दुश्मन पर धावा बोल देते थे। तोपखाने की मार के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत कमांडर अक्सर संख्यात्मक बढ़त से जर्मन सेनाओं को हराते थे और भारी नुकसान सहते थे। दुर्भाग्य से जबरदस्ती की सोच आज भी वही है। रूस ने बाखमुत कब्जाने के लिए यही तरीका अपनाया। उन्होंने सिर्फ इस एक शहर पर कब्जा करने के लिए 9 क्रूर महीने और दसियों हजार जानें गंवा दी। यही हाल यूक्रेन के दर्जनों अन्य रणनीतिक स्थानों पर भी हो रहा है। जरूर हर लड़ाई में वो चरम 66 एक मार अनुपात नहीं दिखता जो हमने टॉर्स के आसपास देखा है, लेकिन 10-1 या 5-1 के आसपास के अनुपात भी काफी विनाशकारी हैं। सच कहें तो युद्ध में हमला करने वाले पक्ष को लगभग हमेशा रक्षकों की तुलना में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यही लड़ाई का तरीका है।
सैन्य रणनीतिकार यह जानते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में आमतौर पर सलाह दी जाती है कि हर एक रक्षक के मुकाबले कम से कम 3 हमलावर हों, ताकि दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने का कोई मौका मिल सके। अगर आप सफलता की गारंटी चाहते हैं तो सुझाया अनुपात 4:1 या ज्यादा होना चाहिए। जब आप रक्षा करते हैं तो युद्ध का मैदान चुनते, स्थिति मजबूत करते, खाइयां खोदते और घात लगाते हैं। मूल रूप से आप सब कुछ ठीक वैसे ही सेट करते हैं जैसे आप चाहते हैं। इस बीच हमलावरों को खुले मैदान में आगे बढ़ना पड़ता है, अक्सर पूरी तरह से खुले और असुरक्षित रहते हैं, सीधे दुश्मन की गोलीबारी में चलते हैं। यही वजह है कि सफलतापूर्वक हमला करने के लिए असाधारण योजना, सावधानी पूर्वक रणनीति और मैदान पर लगातार तात्कालिकता की आवश्यकता होती है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। हर तोपखाने की गोलीबारी, हर पैदल सेना की बढ़त, हर टोही मिशन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन रूसी कमांडर इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि नतीजे अनुमान के मुताबिक भयानक हैं, क्योंकि चाहे आपकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हर दुश्मन के हताहत होने पर लगातार 5, 10 या दर्जनों सैनिकों को खोना न सिर्फ अस्थिर है, आखिरकार ऐसे आंकड़े आपकी सेना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब तक रूस यह नहीं समझ लेता कि यूक्रेन की रचनात्मक और अनुकूल रक्षा का मुकाबला कैसे किया जाए, या तो वास्तव में नई रणनीति अपनाकर या फिर भारी ताकत का इस्तेमाल करके, अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे कहीं अधिक ताकत की जरूरत होगी, वरना उन्हें उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसे पराकाष्ठा कहा जाता है। यही वह मोड़ है जब सेना आगे बढ़ने की क्षमता खो देती है और अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष करती है। उसकी ताकत कम हो गई है क्योंकि उसकी युद्ध क्षमता खत्म हो चुकी है। सच कहूं तो कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद पहले ही उस खतरनाक मोड़ के बहुत करीब पहुंच चुका है, और ये सिर्फ बखमुत या लेहमन की बात नहीं है। रूसी सेना को ठीक वही समस्याएं दक्षिण में और उत्तर में भी झेलनी पड़ रही हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में यूक्रेन का ग्रीष्मकालीन जवाबी हमला धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। जुलाई के अंत में यूक्रेनी सेना ने दोनेत्स्क ओब्लास्ट में स्टारोमायरोस्का नामक एक महत्वपूर्ण गांव को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। यह नक्शे पर छोटा लग सकता है, लेकिन स्टारोमायरोस्का मोक्रियाली नदी के किनारे स्थित है, जिससे यह रूस की पहली रक्षा पंक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। खासकर वहां जहां दोनेत्स्क ओब्लास्ट जापोरिजिया ओब्लास्ट से मिलता है। फिर भी किसी कारणवश उन्होंने तब तक गंभीरता से तैयारी करने की जहमत नहीं उठाई जब तक यूक्रेन ने खुलेआम अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं कर दी। शायद यह पूरी तरह से लापरवाही थी, या शायद ऊपर से आखिरकार दबाव आ गया। रूस ने कदम उठाकर यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे मजबूत रक्षा पंक्तियां बना ली। उन्होंने विशाल खाइयां, मजबूत बंकर, कंक्रीट टैंक ट्रैप्स और घने बारूदी सुरंग क्षेत्र बनाए। साथ ही उनके पास बेहतर तोपखाना और हवाई समर्थन था। तो सिद्धांत रूप में इन किलेबंदियों ने यूक्रेनी सेनाओं के लिए आगे बढ़ना असंभव बना देना चाहिए था। फिर भी रूस ने उन पर जो कुछ भी फेंका, उसके बावजूद यूक्रेनी सेनाएं धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही हैं, एक के बाद एक गांव वापस ले रही हैं। जुलाई के अंत तक उन्होंने डोनेट्स्क और जापोरिजिया ओब्लास्ट के कम से कम 14 गांव आजाद कर लिए थे। इस बीच उत्तर में 1000 किमी लंबी फ्रंट लाइन पर रूस ने आक्रामक कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की। खासकर खार्किव ओब्लास्ट और कुपियांस्क के पास, जो एक अहम रेलवे हब है जिसे यूक्रेन ने पिछले साल पतझड़ में आजाद किया था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अगस्त में चेताया था कि कुपियांस्क लीमान सेक्टर में 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक, सैकड़ों टैंक और तोपें जमा हैं संभावित हमले के लिए। अगस्त के मध्य तक रूस ने हमलों को काफी बढ़ा दिया, जिससे यूक्रेन को भारी रक्षा कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने कुपियांस्क जिले के लगभग 37 बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया, जिसमें मोर्चे के पास के गांवों से हजारों नागरिकों को अनिवार्य रूप से हटाना भी शामिल था। निकासी, नागरिकों की सुरक्षा और यूक्रेनी सेना को निर्दोषों की जान जोखिम में डाले बिना रक्षा की अधिक स्वतंत्रता देने के लिए की गई थी। इस रूसी हमले का नेतृत्व स्टॉर्म जेड समूह ने किया, जिसमें ज्यादातर जेल से भर्ती कैदी थे जिन्हें मोर्चे पर भेजा गया था। टैंकों, हेलीकॉप्टरों और भारी तोपों के समर्थन से इन हमलावर टीमों ने ओस्किल नदी के पास यूक्रेनी रक्षा पंक्ति तोड़ने व कुपियांस्क के पास क्षेत्र वापस लेने की बार बार कोशिश की। बाकी जगहों की तरह रूस की भारी तैयारी और हमलों के बावजूद उन्हें असली सफलता नहीं मिली। कुछ फ्रंटलाइन गांव एक ही दिन में कई बार हाथ बदल चुके हैं। रूसी सेना द्वारा सुबह कब्जा की गई कोई खाई या पेड़ों की लाइन शाम तक फिर यूक्रेन के नियंत्रण में आ सकती है।
4 साल की जंग, 10 लाख हताहत और बर्बाद उपकरणों के बाद भी वे उसी असफलता के चक्र में फंसे हैं। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रूस इसे और कितने समय तक जारी रख सकता है, बल्कि असली सवाल यह है कि वे और कितना नुकसान झेल सकते हैं, इससे पहले कि वे समझें कि ज्यादा संख्या और ताकत किसी ऐसे देश को तोड़ने के लिए काफी नहीं जो उनकी कल्पना से ज्यादा समझदारी, मजबूती और दृढ़ संकल्प से लड़ रहा है